हे गाइस, अगर आपको फ़िज़िक्स में इंटरेस्ट है तो ये फ़िल्म आपके लिए बनी है। लेकिन अगर आप इस फ़िल्म को मनोरंजन के लिए देखने आए हैं तो सॉरी बेटा, आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, सब कुछ सिर के ऊपर से जाने वाला है। फ़िल्म की कहानी है उस साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम एटम बॉम्ब बनाया था। इन सब के पीछे के इमोशन, उनके इंटेंशन, इन सब के बारे में दिखाया गया। ये है वो साइंटिस्ट जो एक स्टूडेंट है। यहाँ पर वो लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और उसके बाद उन्हें एक फेमस साइंटिस्ट के लेक्चर में जाना होता है, जिसके लिए उनका लैब टीचर मना कर देता है और उन्हें इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो बस एक टक टेबल पे रखे हुए सेब को देखते रहते हैं और उसमें कोई एसिड इंजेक्ट कर देते हैं जिससे ताकि वो लैब टीचर उस सेब को खाए और मर जाए। फिज़िक्स के प्रति उनका ऑब्सेशन उनसे ये करा देता है। उसके बाद वो पैशनेटली उस साइंटिस्ट के लेक्चर में जाते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पता चलती है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं डॉक्टर ऑफेनहेमर, उनको बहुत अजीब सपने आते हैं, जैसे चिंगारियाँ और प्रलय टाइप। डॉक्टर ऑफेनहेमर भाग के उस लैब में जाते हैं जहाँ पर उन्होंने सेब में जहर मिलाया था और वो साइंटिस्ट उस सेब को खाने वाला होता है, लेकिन वो उसको झटक कर डस्टबिन में फेंक देते हैं। ये साइंटिस्ट उनको साउंड को करीब से जानने के लिए बोलते हैं और यही वो विजुअल्स हैं जो डॉक्टर ऑफेनहेमर को अक्सर दिखाई देते हैं। ऑफेनहेमर के दिमाग में कहीं ना कहीं साउंड के लेकर वो बात मन में रह जाती है। उसके बाद वो म्यूज़िक को बहुत करीब से सुनते हैं, हर तरीके का म्यूज़िक, जैसे कांच को तोड़ने पे क्या ध्वनि उत्पन्न होती है, टूटे हुए कांच से क्या ध्वनि उत्पन्न होती है, लास्टिक से क्या ध्वनि उत्पन्न होती है। उसके बाद वो एक इक्वेशन तैयार करते हैं। यहाँ इन जनाब से पूछा जाता है कि वो डॉक्टर ऑफेनहेमर से कहाँ मिलते हैं। तो अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ये जो बंदा सामने दिख रहा है ये एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का मालिक होता है और ये डॉक्टर ऑफेनहेमर को अपनी यूनिवर्सिटी में फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट में एक बहुत ऊंची पोस्ट ऑफ़र करता है। लेकिन डॉक्टर ऑफेनहेमर उसको बिल्कुल डिनाई कर देते हैं कि मुझे नहीं चाहिए अभी तो। और इसी सीन में हमको दिखाए जाते हैं हमारे प्यारे आइंस्टाइन। यहाँ आइंस्टाइन और ऑफेनहेमर कुछ बात करते हैं जिससे आइंस्टाइन गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं और ऑफेनहेमर से ये बंदा पूछता है कि ऐसा क्या कह दिया तुमने उनसे कि वो मुझ पर भी इतना गुस्सा होकर चले गए। तो उन्होंने बोला कि मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही। यहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर ऑफेनहेमर में प्रेजेंट में एक केस चल रहा होता है जिसके तहत उनसे बहुत सारे सवाल जवाब किए जाते हैं। अगले ही सीन में डॉक्टर ऑफेनहेमर किसी दूसरे शहर में जाके क्लास लेते हैं और यहाँ उन्हें मतभेद या फिर भेदभाव का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो एक जूइश हैं। तो उनको एक और अपना साथी मिल जाता है जो वो भी यहूदी है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर ऑफेनहेमर एक कॉलेज ज्वाइन करते हैं, वो जहाँ पर फिज़िक्स को एक अलग नज़रिए से पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अभी उनकी क्लास में बहुत ही कम बच्चे, मतलब कि सिर्फ एक ही स्टूडेंट है। लेकिन उनके पढ़ाने का तरीका इतना अलग होता है कि जल्द ही उनकी क्लास में भीड़ लग जाती है और क्लास में सबको तर्क वितर्क करने का हक दिया जाता है। यहाँ से मूवी में पॉलिटिकल एंगल होता है जिससे और उनका एक दोस्त उनको पॉलिटिकल चीज़ों में घुसने के लिए मना करता है। उसके बाद हमें दिखाई देता है कि कुछ स्पाई कंपनीज उन पर निगरानी रखे हुए हैं और उनकी गाड़ी का पीछा करते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो एक यहूदी हैं। यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी चल रही होती है। अगले ही सीन में देखते हैं कि वो एक ज़मीन देखने जाते हैं जहाँ पे वो आराम से एटम बम बना सकें। ऑफेनहेमर का एक साथी एक न्यूज़पेपर लेकर आता है जिसमें उनके द्वारा दिए गए जो नियम हैं उसको पब्लिश किया गया है। तो वो खुश हो जाते हैं और उस पर और ज़्यादा काम करते हैं और फाइनली एक इक्वेशन निकाल के रख देते हैं और फिर उस इक्वेशन को प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं तो वह उन्हें दिखती है कि वो संभव है। इवेंचुअली नाभिकीय संलयन की क्रिया दिखाई जाती है और वो बहुत खुश होते हैं कि वो एक कदम आगे बढ़े हैं अपने लक्ष्य में। यहाँ डॉक्टर ऑफेनहेमर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम होता है FAECT, जो पूरा परमाणु बम बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें शामिल होंगे। तभी एक बंदा न्यूज़पेपर में ये दिखाता है कि हिटलर ने अटैक कर दिया है। यहाँ ऑफेनहेमर की वाइफ उन पर गुस्सा करती हैं कि वो घर में रह रहकर बोर हो जाती हैं, वो भी तो एक बायोलॉजी एक्सपर्ट हैं तो वो कुछ काम नहीं कर सकती हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ऑफेनहेमर है वो हिटलर द्वारा अपने लोगों को मारे जाने पर बहुत आहत हैं और वो भी एक पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन उनका पार्टनर उन्हें समझाता है अगर उन्होंने पॉलिटिकल साइड ज्वाइन की तो उनको उस ऑपरेशन में नहीं रखा जाएगा।
वो अपने घर जाते हैं तो पाते हैं कि उनकी वाइफ बहुत ड्रंक्ड है और उनका बच्चा रो रहा है। उनकी वाइफ उस पर ध्यान नहीं दे पा रही है ढंग से, जिससे पता चलता है कि ही वॉज स्ट्रगलिंग विद हिज मैरिड लाइफ। यहाँ इस कर्नल की एंट्री होती है जो एटम बम वाले संगठन को सिक्योरिटी प्रदान करता है, और ये यहाँ आकर डॉक्टर ऑफेनहैमर को बुरी भली कहता है, लेकिन उनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है उससे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है और वो अपनी प्लानिंग उस ऑफिसर को बताने लगते हैं कि वो इस तरीके से रूस से पहले एटम बम बना लेंगे। अब वो लोग धीरे धीरे करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे अच्छे लोगों को ढूंढते हैं, उनको मनाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि क्यों उनको उनकी टीम में आना चाहिए। तो टीम ऑलमोस्ट बन चुकी होती है, तभी उनका एक पुराना दोस्त उन्हें मिलता है और वो पूछता है कि तुम एटम बम क्यों बनाना चाहते हो, क्या तुम्हें नहीं पता इससे कितनी जानें जा सकती हैं, और ये तुमने वर्दी क्यों पहन रखी है, तुम एक साइंटिस्ट हो, कोई सैनिक नहीं हो। डॉक्टर ऑफेनहैमर को उसकी बात समझ में आ जाती है और वो साइंटिस्ट के कपड़ों में ही अपना काम करते हैं। यहाँ पर सभी साइंटिस्ट बैठकर तर्क वितर्क करते हैं, तभी उनमें से एक साइंटिस्ट एक ऐसा फार्मूला निकाल लेता है जिससे एटम से कितनी एनर्जी निकल सकती है इसकी कैलकुलेशन पता चलती है, जिससे ऑफेनहैमर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उसको एक बार रीअश्योर करने के लिए आइंस्टीन के पास पहुँचते हैं और उनको कैलकुलेशंस दिखाते हैं। लेकिन आइंस्टीन भी उनको यही समझाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सटीक है, और सटीकता से मेरा मतलब तुम समझ रहे होगे, उतनी ही ज़्यादा ये हानिकारक है। इस बात से ऑफेनहैमर बहुत डर जाते हैं। अमेरिका के लिए वो ये बॉम्ब बनाने वाले थे, तो अमेरिका का जो बंदा है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, और अब डॉक्टर पीछे नहीं हट सकते। यही हम देखते हैं उनका एक दोस्त उन्हें बोलता है कि हम भी यहूदी हैं, इस बात का ध्यान रहे, और यहाँ के लोग हम पे ज़रा भी भरोसा नहीं करते हैं। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि जो सिटी उन्होंने परमाणु परीक्षण के लिए बनाई थी वहाँ पर अपनी फैमिली को सेटल करवा देता है। उसकी वाइफ वहाँ पे कुछ कंप्लेंट्स करती है कि यहाँ पे किचन नहीं है। परमाणु बम पर रिसर्च चलती है कि उसकी इंटेंसिटी फटने की कितनी है, किस चीज़ों से उन्हें बनाया जाएगा। तो यहाँ हमें पता चलता है कि यूरेनियम उसका मेन एलिमेंट होगा। ये बंदा हाइड्रोजन बॉम्ब का भी आइडिया देता है। ये एक राउंड टेबल होती है जहाँ पर डॉक्टर ऑफेनहैमर विरोध करते हैं परमाणु बम बनाने का, और सबकी नज़रों में आ जाते हैं। और अब सबको पता है कि ये बंदा कभी भी पलट सकता है। इवन दो वो नहीं पलटते, लेकिन फिर भी लोगों की नज़रों में खटक जाते हैं। अब धीरे धीरे यूरेनियम इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। ऑफेनहैमर और उनकी टीम अपने दिन रात और जी जान लगा देते हैं। फाइनली वो लोग लोकेशन सेट करते हैं जो कि होती है हिरोशिमा और नागासाकी की, और इसी दौरान ऑफेनहैमर बहुत आउट ऑफ जोन रहते हैं, हमेशा दंग रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कितने लोगों की जाने जाने वाली हैं। अब उनके पास एक सफिशिएंट यूरेनियम होता है बनाने के लिए बॉम्ब, और बॉम्ब की बनने की प्रक्रिया भी बहुत ज़ोरों शोरों से शुरू हो जाती है। उसके एक्सपेरिमेंट्स भी होती हैं जो कि सफल होते हैं। लोग बहुत खुश होते हैं उस बर्बादी को देखकर, और एक साइंटिस्ट होने के नाते ये उनके जीवन का बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बिकॉज़ ही इज़ द फादर ऑफ एटम बॉम्ब। वहीं अमेरिकी सरकार भी इसके दस्तावेज़ों को चेक करती है, क्योंकि उसे ही ये बॉम्ब ख़रीदना है। बॉम्ब पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं, 2 से 3 से ज़्यादा बॉम्ब ले जाए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं अमेरिका के लिए, और वहाँ फिर बॉम्ब ब्लास्ट किया जाता है। सब बहुत खुश हैं कि बॉम्ब बहुत अच्छे से फटा, लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं पता है कि कितने लोग मरे, धमाका कितना बड़ा था। और अब लोग वेट कर रहे हैं उस रिपोर्ट का कि कितना डैमेज एक बॉम्ब कर सकता है इस चीज़ के लिए। तभी रेडियो पर ये अनाउंसमेंट होती है कि 12 मिलियन लोग डायरेक्ट धमाके थे और मिलियंस ऑफ पीपल उसके प्रभाव से मर गए हैं। टीम खुश भी है और दुखी भी है, लेकिन डॉक्टर ऑफेनहैमर की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि उनको दिखता है कि उनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। आर्मी तो बहुत इन्जॉय करती है, उसको बहुत फ़न आता है इस चीज़ में, लेकिन वो पागल हो रहे होते हैं। अब क्योंकि मिशन तो पॉसिबल हो चुका है, तो एक हैप्पी एंडिंग के लिए डॉक्टर ऑफेनहैमर को एक स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है। वो एक स्माइल के साथ एक स्पीच देते हैं, लेकिन उनका हृदय जो गिल्ट से भरा जा रहा है, उन्हें लोगों की चीखें सुनाई दे रही हैं। उनका वहाँ खड़ा होना दुश्वार हो रहा है। वो रातों को सो नहीं पा रहे हैं, उन्हें हर तरफ खून के चिथड़े ही दिखाई देते हैं, मासूम लोगों की चीखें सुनाई देती हैं। उधर अमेरिकन गवर्नमेंट उन्हें सम्मान देने के लिए अपने ऑफिस में बुलाती है, तो वहाँ डॉक्टर ऑफेनहैमर बताते हैं प्रेसिडेंट को कि उन्हें बहुत ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को जान से मारा है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट उनसे बोलते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उन लोगों को तो मैंने मारा है, मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं।
जिससे पता चलता है कि प्रेसिडेंट और साइंटिस्ट दोनों की विचारधाराएं अलग हैं। उसकी विचारधाराओं को अपने से अपोजिट मानकर वो उसको अपने ऑफिस से निकाल देता है और कहता है कि दोबारा मेरे ऑफिस में लौट कर मत आना। स्ट्रॉस ही वो आदमी होता है जो साइंटिस्ट ओपेनहाइमर को फंसाता है और संगठन के अन्य सदस्यों को भी बहला फुसलाकर अपनी टीम में कर लेता है, किसी को जॉब का ऑफर देकर, किसी को धमकी देकर। आइंस्टीन ओपेनहाइमर को समझाते हैं कि हम लोग साइंटिस्ट हैं, हमारा तो इसी प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है सरकारों द्वारा, लेकिन तुम्हें अपनी सच्चाई को अपना हथियार बनाकर लड़ना होगा। इसी बीच हमें पता चलता है कि जो केस के रिज़ल्ट आए हैं उसमें ओपेनहाइमर जीत चुके हैं और जीतने के बाद वो सबसे पहले आइंस्टीन के पास जाते हैं। आइंस्टीन इस बात से बहुत खुश होते हैं और फाइनली उनको सम्मानित किया जाता है उनके मेहनत भरे कार्य के लिए। यही मेरी एक्सप्लेनेशन समाप्त होती है।